चलो, लास्ट लेक्चर में बेटा अपना इवोल्यूशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आ जाओ, जब अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं बेटा, देखो अगर अपने नीट की बात करें तो अपने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर बहुत ईजी है, इसलिए आराम से पढ़ना। ध्यान से देखो, जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमारी जो डिफिनीशन आई थी वो हेल्थ की डिफिनीशन आई थी। देखो, जब अपन हेल्थ के डिफिनीशन की बात करते हैं तो हमारे बेटा पुराने जमाने में जो हेल्थ की डिफिनीशन आई थी, या ग्रीक टाइम पे जो हेल्थ की डिफिनीशन दी गई थी, वो देने वाले बेटा ग्रीक टाइम पे या तो हमारे कौन होते थे, इंडियन आयुर्वेद सिस्टम हुआ करती थी, और या तो इंडियन आयुर्वेद सिस्टम के अलावा एक होते थे बेटा हमारे हिप्पोक्रेट्स। इन लोगों ने बेटा उस टाइम पे जितनी भी कहानियां दे दी उसी को लोग मान लेते थे, क्योंकि लोगों के पास अब नॉलेज नहीं है, आप उनको जो चिपका दो वही बात दुनिया मान लेती थी। तो इन लोगों ने बेटा हेल्थ की एक बड़ी अच्छी डिफिनेशन दी थी। इन्होंने बोला था बेटा स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, राइट। जो हमारे बेटा इंडियन आयुर्वेद सिस्टम और हिप्पोक्रेट्स पुराने जमाने में हेल्थ की डिफिनेशन देते थे, ये लोग कहते थे स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, यानी हमारे बॉडी में और माइंड में बेटा कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनको हमेशा बैलेंस स्टेट में होना चाहिए। और वो जो फ्लूइड होते हैं बेटा, उस फ्लूइड को अपन क्या नाम देते हैं, ब्लैक बाइल नाम देते हैं। जो फ्लूइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, ब्लैक बाइल नाम देते हैं। तो इन लोगों का कहना था, हमारे हिप्पोक्रेट्स का और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम का, ये लोग कहते थे बेटा जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल की क्वांटिटी अच्छी खासी है या ये फ्लूइड अच्छे से प्रेजेंट है, वो हेल्दी पर्सन होगा, उसको फीवर होगा। और जिसके अंदर ये ब्लैक बाइल फ्लूइड कम हो गया वो हेल्दी पर्सन नहीं होगा। हमारी एनसीईआरटी लिखती भी है बेटा, पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव अ फीवर। अब हॉट पर्सनालिटी का मतलब ये मैं समझना, देखने में हॉट लगेगा, है ना। जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा होगा बेटा, वो कैसा होगा बेटा, पर्सन हॉट पर्सनालिटी का होगा, राइट। और अगर हॉट पर्सनालिटी का होगा बेटा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, हर समय फीवर देखने को मिलेगा। ऐसा हमारे बेटा हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम कहती थी। तो देखो फीवर का होना, अब क्वेश्चन आता है सर फीवर हुआ ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है, हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है। देखो फीवर का होना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन बार बार फीवर हो तब अपने लिए अच्छा नहीं होता है। उसका रीजन, जैसे ही कोई पैथोजन या कोई माइक्रोब्स, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है तो बॉडी उसको किल करने के लिए अपना टेम्परेचर इंक्रीज करती है। जब पैथोजन हमारी बॉडी में आया तो उसको किल करने के लिए बॉडी ने क्या किया बेटा, टेम्परेचर राइज कर दिया। अब एक चीज बताओ, आपने किसी पैथोजन को किल करने के लिए टेम्परेचर को राइज करते चले जा रहे हो, जिसके वजह से आपको फीवर होगा या नहीं होगा, 100% फीवर होगा। इसी को नाम दिया गया था बेटा ब्लैक बाइल। उस समय बेटा हिप्पोक्रेट्स और ये इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ने बोला था, ऐसा कुछ सच नहीं था। उन लोगों ने बोल दिया था जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल का कंटेंट ज्यादा है उसको फीवर ज्यादा होगा। अब जिसको फीवर ज्यादा, तो एक चीज बताओ, उसकी बॉडी किसी भी माइक्रोब्स को किल करने की अच्छी खासी प्रॉपर्टी रखती है, तो ऐसे लोगों को हेल्दी पर्सन नाम दिया जाता था। तो ठीक है, लोगों ने मान भी लिया क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन बेटा एक साइंटिस्ट आया बाद में जिसका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने इन लोगों की बात को माना। भाई जो हमारे ये इंडियन आयुर्वेद सिस्टम और हिप्पोक्रेट्स कहते थे कि जिस पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा होगा वो हॉट पर्सनालिटी का होगा, उसको फीवर हमेशा होगा, वो हेल्दी पर्सन हुआ। और इसी को इन लोगों ने नाम दिया था बेटा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ये बेटा इन लोगों ने दिया था, ये अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ था, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा चीज नहीं था जिसको आप इसको प्रूफ कर सके। तो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस देके दुनिया में खुश थे और दुनिया को बेवकूफ बना रहे थे, और दुनिया इसी बात पे खुश रहती थी, जिसको फीवर हो गया वाओ अच्छा इंसान है, इसको फीवर हो रहा है इसका मतलब इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, एक बार फीवर हो या 2 बार फीवर हो साल भर में बड़ी अच्छी बात है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी वर्क कर रही है। अब जरूरत से ज्यादा हर महीने अगर तुम कुत्तों की तरह बीमार लेटे रहो
तो याद रखना तब तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। समय आ गया है, ऊपर मुलाकात होगी। कुछ लोग सोचेंगे सर 6th फ्लोर की बात कर रहे हो या 2nd फ्लोर की बात कर रहे हो? सारे फ्लोर क्रॉस करके जहां पहुंच सकते हैं वहां मुलाकात होगी। टॉप फ्लोर पे तू कभी टॉप फ्लोर देखा है? पहली बार पीडब्ल्यू में तू फर्स्ट फ्लोर देखा, यहां आने के बाद कह रहा है टॉप फ्लोर पे जाएंगे। सुनो, तो यहां पे बेटा जब विलियम हार्वे आया, याद करो जब हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा था, तो वहां पे अपना टर्म आया था। हमारे यहां बेटा ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था बेटा? विलियम हार्वे ने, जिसको अपन फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी नाम देते हैं। तो इस विलियम हार्वे ने क्या काम किया बेटा? ये जिस जमाने में इन हाइपोथेसिस को पढ़ना शुरू किया, तब हमारी मेडिकल साइंस थोड़ी आगे आ चुकी थी बेटा, और इस समय तक हमारे पास थर्मोमीटर आ चुके थे। तो इसने क्या किया बेटा? विलियम हार्वे ने थर्मामीटर उठाया और चिपका दिया किसके बॉडी में? जितने लोग उसके अगल बगल में रहते थे सबके अंदर घुसड़ना शुरू किया थर्मोमीटर। क्लियर? वो देखो उसको अंदर घुस गया थर्मोमीटर। देखो, तो थर्मोमीटर यूज किया बेटा, और इस थर्मोमीटर से यूज करने के बाद इसने कम से कम 100-150 लोगों की बेटा ब्लड टेस्ट किया। पहली चीज, थर्मोमीटर से ब्लड टेस्ट नहीं होता, याद रखना, है ना। बॉडी का टेम्परेचर चेक किया, उसने बताया कि जिसको ये लोग कह रहे थे जिसके बॉडी में ब्लैक बाइल का कंटेंट ज्यादा है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी, उसको फीवर होगा। लेकिन देखा कि इनके अंदर पैथोजन आ रहा है, फिर भी इनको फीवर नहीं आ रहा है। और यहीं से बेटा इसने कहा कि जितनी कहानी आप लोग कह रहे हैं वो सरासर क्या है? गलत है। यहीं से बेटा क्या हुई? डिस्प्रूव्ड हुई हमारी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया गया, और डिस्प्रूव करने वाला कौन था बेटा? हमारा विलियम हार्वे। क्योंकि विलियम हार्वे ने बताया ये आपकी जो कहानी है कि जिसके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा, वो हॉट पर्सनालिटी का होगा, उसको फीवर ज्यादा होगा, इम्यूनिटी अच्छी है, ये सरासर कहानी गलत है। जिसके अंदर यहां पे ब्लैक बाइल ज्यादा हो या ना ज्यादा हो, इससे कोई फर्क अपने को नहीं पड़ता है। हां, फीवर होगा या नहीं होगा यह डिपेंड करेगा हमारी इम्यूनिटी कैसी है। अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसको फीवर होगा, और इम्यूनिटी वीक है तो फीवर नहीं होगा। यह बताने वाले थे हमारे कौन से बेटा? साइंटिस्ट विलियम हार्वे। क्लियर? और जब विलियम हार्वे ने यह पूरी की पूरी थियरी को डिस्प्रूव किया, तो इसी समय बेटा हमारी आ चुकी थी WHO। अब याद करो बेटा, WHO ने पहले भी हेल्थ का डिफिनेशन दिया है ना? क्या दिया था बेटा? जो कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली और बिहेवियर वाइज फिट है, उसी को क्या नाम देते हो? अब हेल्दी पर्सन नाम देते हो। देखो यहां पे एनसीईआरटी हमारी लिखती है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस। अगर किसी के अंदर बीमारी नहीं है, इसका मतलब वो हेल्दी पर्सन है, ये कहना गलत है। हो सकता है आपको दुनिया में नजर आए कि बहुत हेल्दी है, हो सकता है घर में जाके रात में किसी की यादों में रोता हो बेचारा, हो सकता है दुनिया के सामने हंस रहा हो, घर में जाके भय भय करके कुत्तों की तरह रोता हो, तो ये हेल्दी पर्सन थोड़ी ना है। ये तो बेटा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब आदमी है, ये हेल्दी पर्सन नहीं होते हैं बेटा। क्लियर? हेल्थ का मतलब बेटा हमारे WHO ने बताया कि जो कंप्लीट कैसा है बेटा? फिजिकली फिट है, या फिर मेंटली फिट है, या फिर कैसे फिट है बेटा? सोशली फिट है, और कैसा फिट है? बिहेवियर वाइज फिट है। ये सारी चीजें जिसकी फिट हैं या हेल्दी हैं, ऐसे पर्सन को अपन क्या नाम देते हैं? हेल्दी पर्सन नाम देते हैं। और अगर इनमें से कोई एक कमी आ गई, तब वो हेल्दी पर्सन नहीं माना जाएगा। क्लियर? ऐसा कौन बोलता है बेटा? हमारी WHO बोलती है। हाँ, ऐसा कोई नहीं है एक्चुअली, तुझे छोड़ के सब है यहां पे। ठीक है? अब तू उसकी याद में रोता है, कहां गया रे झुंगोली अपना? आज झिंगोली नहीं आया, अच्छा उसी की याद में रो रहा है। तो उसकी याद में रोता है तो कोई क्या करे? ठीक है, बाकी सब फिट है, तू फिट है ना? देख जिंदगी में कोई नहीं इसके गरीब आदमी, फिर भी खुश है। इसको देख, है ना, फटा जूता, ये भी फिट है, खुश है। तू ये गली खुश नहीं है बेटा। आ जाओ। देखो जब अपन हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ बेटा दो चीजें आपके पास ऑप्शन है हेल्थ के लिए। या तो आप अपने हेल्थ को अच्छा बना के रखिए, या तो हेल्थ को आप बिगाड़ के रखिए। ये सारी चीजें डिपेंड करेगी आप पे। अब कुछ लोग होते हैं बेटा आदमियों की तरह नहीं खाते, भैंसों की तरह खाते हैं। मैंने देखो किसी का नाम नहीं लिया, कोई बुरा ना माने। ठीक है, आ जाओ।
देखो पहला ऑप्शन होता है बेटा कि हमारी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है। तो क्वेश्चन आता है सर हेल्थ अफेक्टेड कैसे कैसे हो सकती है। देखो पहला ऑप्शन, आपको इन्फेक्शन हो जाए बेटा, किसी भी चीज से इन्फेक्शन हो जाए तो आपका हेल्थ अफेक्टेड होगा या नहीं होगा? 100% अफेक्टेड होगा। या हो सकता है बेटा जिस दिन तुम पैदा हुए हो कोई ना कोई बीमारी अपन अपने साथ लॉन्च करके लेके आए हो। क्लियर? तो ऐसे में बताओ आपकी हेल्थ मानते हैं आज नॉर्मल होगी, आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये जीन हमारा फंक्शनल होता जाएगा वैसे वैसे ये डिजीज हमारे लिए मुसीबत बनती चली जाएगी। तो हेल्थ तो हमारा अफेक्टेड होगा। या हो सकता है बेटा हमारी जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल से भी हमारा हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है। जैसे आज के लोगों के क्या होता है बेटा, दाल चावल सब्जी रोटी नहीं पसंद आती, पिज्जा और बर्गर जैसी चीजें लोगों को पसंद आती हैं। तुमको क्या लगता है ये बहुत हेल्दी होता है? ये तुम्हारे लिए 1% हेल्दी नहीं है बेटा। पिज्जा बर्गर चाउमीन जितनी चीजें तुम खाते हो, जितने भी फूड स्ट्रीट तुम खाते हो ना, ये सब बेकार है तुम्हारे लिए। अगर पिज्जा खाते हो, जैसे ये देखो बैठी हुई है, इसने यहां के डोमिनोज में अगर पिज्जा कभी कम पड़ेगा तो इसकी जिम्मेदार यही होगी अकेले, है ना? अगर ऐसी चीजें खाते हो बेटा तो हमेशा याद रखना आप हेल्दी कभी हो ही नहीं सकते। क्लियर? ये हमारी लाइफस्टाइल है। अब क्वेश्चन आएगा सर कह लाइफस्टाइल है, जीने के लिए तो खाने जरूरी है ना, तो जरूरी है तुम वही खाओ, अच्छी चीजें खाओ, है ना? आ जाओ। तो ये सारी चीजें चाहे आपको इन्फेक्शन हो जाए, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए या लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो जाए, ये सभी आपकी हेल्थ को क्या करेंगी? अफेक्ट करेंगी। और ठीक है, अच्छी बात है, हेल्थ बना भी लिया तो उसको मेंटेन भी तो रखना पड़ेगा हर समय। क्लियर? किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है तो हर समय गुड हेल्थ को बेटा मेंटेन करना भी कंपलसरी होगा। तो मेंटेन करने के लिए करना क्या है बेटा? कुछ नहीं, हमेशा बेटा अपनी हाइजीन को मेंटेन कीजिए, है ना? जो आप बाथरूम से निकल के सीधा खाने बैठ जाते हैं ऐसे ना खाना खाएं, हाथ धो के खाना खाएं। क्लियर है? सबसे पहली चीज आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए। क्लियर है? साथ ही साथ बैलेंस डाइट लीजिए, ये नहीं कि जितना मिले कुत्तों की तरह खाते चले जाओ, एक लिमिट में खाओ और उतना ही खाओ जितनी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग होते हैं दिन भर में 6 से 8 बार खा लेते हैं, उनको लगता है, वो खुद ही कहते हैं सर हमें भूख बहुत लगती है। अब एक चीज बताओ, तुम लोग इतना खाओगे एक दिन फट के फ्लावर बन जाओगे, है ना? एक लिमिट में खाओ जितने से हेल्दी बने रहो, क्यों इतना ठूसना, है ना? और साथ ही साथ बेटा रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। सर बस अच्छा मजाक, आज के बाद ये मजाक मत कीजिएगा, ये नहीं हो पाएगा। अबे तुम जो एक्सरसाइज करते हो वो भी एक टाइप का एक्सरसाइज ही है, ठीक है ना? तो देखो पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए, साथ ही साथ बैलेंस डाइट लीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, आपकी अच्छी हेल्थ बनी रहेगी। क्लियर? लेकिन क्या जरूरी है हर समय हेल्थ अच्छी रहेगी? हम बीमार भी तो हो सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट, उसके बाद आएगी अब हमारी डिजीज, क्योंकि हमारी चैप्टर का नाम ही है बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आ जाओ, डिजीज क्या होता है बेटा? देखो डिजीज का मतलब होता है जब भी आपकी कंफर्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए। आप कंफर्ट लाइफ में अच्छा खासा जिंदगी जी रहे थे, आपकी कंफर्टेबिलिटी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। अगर आपकी कंफर्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई, इसी को आप क्या नाम दोगे बेटा? डिजीज नाम दोगे। और जो डिजीज होती है हमारी, 2 टाइप की डिजीज होती है बेटा, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है बेटा, उसी को अपन क्या नाम देते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज, या इसी को अपन इंफेक्शियस डिजीज भी नाम देते हैं बेटा। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाए, इसी को आप नाम देते हो कम्युनिकेबल डिजीज। याद करो हम लोगों ने जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा था, एक बीमारी आई थी स्टडी, याद आ रहा है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर किसी एक पर्सन को हो गया तो उसके कांटेक्ट में जितने लोग आएंगे सारे के सारे क्या होते जाएंगे बेटा? अफेक्टेड होते चले जाएंगे। यह क्या था बेटा? हमारी कम्युनिकेबल डिजीज थी। क्लियर? ऐसे हमारी कई सारी कम्युनिकेबल डिजीज होती है बेटा, या इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। जैसे एक होता है हमारा बैक्टीरियल डिजीज। अब एक चीज बताओ, बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो यह भी तो कम्युनिकेबल होती है पर्सन टू पर्सन। जैसे एक चीज बताओ, आपने एक पढ़ा है बेटा टाइफॉइड, हम पढ़े हो, तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता कैसे है?
कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए। तो एक चीज बताओ, टाइफॉइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। जब तक आपका फूड और वाटर कंटामिनेट नहीं होगा, साल्मोनेला टाइफी हमारी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नहीं आएगी। तो आपने एक मोड तो प्रोवाइड किया ना इसको हमारी बॉडी तक पहुंचने के लिए, इसी को आप क्या नाम देते हो, कम्युनिकेबल डिजीज नाम देते हैं। चाहे बैक्टीरियल डिजीज हो या फिर बेटा वायरल डिजीज हो या प्रोटोजोवन डिजीज हो, साथ ही साथ प्रोटोजोवन डिजीज के साथ साथ आप चाहे हेलमिंथ डिजीज को नाम दीजिए या अपन फंगल डिजीज का नाम दे, ये सभी क्या होती हैं बेटा, हमारी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। या फिर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का नाम दीजिए। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं, इसीलिए इसको अपन क्या नाम देते हैं, कम्युनिकेबल या फिर इंफेक्शियस डिजीज नाम देते हैं। क्लियर। और जरूरी नहीं है हर एक डिजीज कम्युनिकेबल ही हो, कुछ डिजीज ऐसी भी होती हैं जो कम्युनिकेबल नहीं होती है बेटा, जिस पर्सन में हो गई वो उसी में रहेगी, दूसरे में कभी ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगी। अब वो जो डिजीज होती हैं उसी को आप क्या नाम देते हो बेटा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या इसी को नाम देते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज नाम देते हैं। इसको अपन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसी को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज नाम देते हैं बेटा। यहां पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, अब ध्यान से देखो, किसी को एलर्जी है ना, तो एक चीज बताओ, अगर एलर्जी किसी को है तो जरूरी नहीं कि वो एलर्जी आप में आए, कभी नहीं आ सकती। क्योंकि अगर किसी पर्सन में एलर्जी है तो उसके अंदर रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी है बेटा, आईजीई एंटीबॉडी की, वो सिर्फ उसी की इम्यूनिटी के लिए, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एलर्जी अगर हमें हो गई तो हमारी आने वाली जनरेशन में देखने को मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है। एलर्जी हो गई, या किसी को एक चीज बताओ, विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए बेटा, तो विटामिन डिफिशियंसी हुई जिस पर्सन को सिर्फ उसी में तो देखने को मिलेगी, क्या सब में यह डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, कभी देखने को नहीं मिलेगा। या फिर हो सकता है किसी को कैंसर हो जाए, और कैंसर भी हो गया तो याद रखना कैंसर कैसी होती है बेटा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, कभी भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती है। क्लियर है। एक हमने पढ़ा हेल्थ और दूसरा पढ़ा डिजीज। क्लियर है। आ जाओ, यहीं पे हमारी एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखती है बेटा कि आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। हमारी इम्यून सिस्टम को कौन मेंटेन करता है, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, एंड इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। देखो, इम्यून सिस्टम को कौन मेंटेन करता है, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन इम्यून सिस्टम जब मेंटेन होगा तब हमारी क्या मेंटेन हो पाएगी, हेल्थ मेंटेन हो पाएगी, वरना हमारी हेल्थ मेंटेन होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। अब देखो, इस लाइन में थोड़ा सा सबको कंफ्यूजन होता है, सर हम कैसे मान लें कि नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर इम्यूनिटी को हमारे मेंटेन करते हैं। याद करो पीछे की क्लासेस, पीनियल ग्लैंड याद आ रही है, थाइमस याद आ रही है, क्या काम होता है पीनियल ग्लैंड का, बता, टिप ठूसने में आ गए, बोल बे झिंगोली। 24 आवर कहना क्या चाहते हो, बोल बे। वह सर्केडियन रिदम से इसका क्या ताल्लुक है, बोल बे, बोलना है। कुछ बात बन नहीं रही इससे, अबे बड़ा बदतमीज हो। हमने कहा नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन करती है इम्यून सिस्टम को, इसका आंसर देना कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन करती हैं। ये लोग कह रहे हैं पीनियल ग्लैंड हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, ये क्या है आंसर, बोल दे। नहीं सर, ऐसी कोई चीज आपने पढ़ाई तो नहीं थी सर कभी, हैं, पता नहीं यार, ये क्या होता है,
यार हम पूछ रहे हैं हमारी इम्यून सिस्टम को नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन कैसे करेगा, ये लोग ये छोड़ के उसके आगे की कहानी बता दे रहे हैं इम्यून सिस्टम हमें कैसे मेंटेन करे। हमने, हमारा ये क्वेश्चन नहीं है इम्यून सिस्टम हमें कैसे मेंटेन करती है, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे ना। पहले इम्यूनिटी मेंटेन कराओ, तो अगर इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी तो हम तो मेंटेन हो जाएंगे। अरे कम बख्तों, एक चीज बताओ, थाइमस तुम्हारा क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। बोन मैरो क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। थाइमस और बोन मैरो को मैसेज कौन देता है? हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। और इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। यही तो पढ़ाए थे ना, जब नर्वस सिस्टम हमारे थाइमस और बोन मैरो को कंट्रोल करेगा तो थाइमस और बोन मैरो क्या हमारे इम्यून सिस्टम ही तो है। और अगर इम्यून सिस्टम मेंटेन हो गई तो ये क्या करेंगे? फर्दर हमारी हेल्थ को मेंटेन करेंगे। ये अपन पहले भी पढ़ के आए, इसे सब अन्ना भैसन की तरह बैठ गए, आंसर किसी के पास नहीं है। चल भाई, एक टॉपिक आती है, देखो हमारी एनसीईआरटी लिखती है प्रोफाइलैक्सिस। ये क्या होती है बेटा प्रोफाइलैक्सिस? ध्यान से देखो, बीमारियों से बचने के लिए अपन जितना पहले से उपाय करते हैं उसी को नाम देते हो प्रोफाइलैक्सिस। याद रखना, बीमारी होने के बाद की प्रोसेस नहीं है प्रोफाइलैक्सिस, बीमारी होने से पहले जितना भी अपन बीमारी से बचने के लिए उपाय करते हैं उसी को क्या नाम देते हो बेटा? प्रोफाइलैक्सिस नाम देते हैं। जिसका एक एग्जांपल ले सकते हो बेटा, वैक्सीनेशन। एक चीज बताओ, वैक्सीनेशन जब आप करवाते हो तो बीमारी से पहले या बीमारी के बाद कराते हैं बेटा? बीमारी से पहले। अब ये मत कहना सर कोविड-19 आया उसके बाद हमने वैक्सीनेशन करवाई है, वो गलत है। जरूरी थोड़ी ना तुमको कोविड-19 ने अटैक किया हो, फिर भी तुमने वैक्सीनेशन लिया ना कोविड से बचने के लिए। तो जब भी हम बीमारियों से बचने के लिए जितना उपाय करते हैं उसी को क्या नाम देते हैं? प्रोफाइलैक्सिस। जिसका एक एग्जांपल होता है वैक्सीन। याद रखना, नीट अपने ऑल इंडिया पीएमटी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैक्सीन इज अ ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस। याद रखना, वैक्सीन कभी भी ट्रीटमेंट नहीं होती, ये क्या होती है? प्रोफाइलैक्सिस होती है। क्लियर है? और या फिर आप कह लो बेटा, जैसे अपन क्या करते हैं बेटा, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, ये भी क्या है? हमारी प्रोफाइलैक्सिस है। अब जरूरी नहीं है तुम सब सारे धोते हो, देखो ये जितने आगे बैठे हुए कोई नहीं धोता है। इनका अरे सर क्या ठीक है, वही दाल चावल ही तो खाना है, वहां से आए बस पोछे शुरू हो गए, राइट? इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? प्रोफाइलैक्सिस नाम देते हैं। अब देखो, इसके बाद जो हमारी असली टॉपिक शुरू होती है कहानी, वो होती है अपनी अभी इम्यूनिटी। चल भाई, अब आएगी असली कहानी। अब यहां से तुम अपने थोड़ा आंख नाक कान सब कुछ खुले रखना, क्योंकि इस टॉपिक में अगर तुम समझ नहीं पाए जिंदगी भर रट्टा मारते रहो, कभी समझ नहीं पाओगे। देखो, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट द पैथोजन या अगेंस्ट द डिजीज, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? इम्यूनिटी नाम देते हैं। हमारी एनसीईआरटी लिखती भी है बेटा, इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजन और डिजीज, इसी क्या नाम देते हैं बेटा? इम्यूनिटी नाम देते हैं। अब एक चीज बताओ, अपन जब क्लास में बैठे हुए हैं, यहां कोई आपको माइक्रोब्स नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब यहां कोई बीमारी नहीं है, यही तो मानते हो ना? कम वक्तो, एक बार सही से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके आओ, अगले दिन बैठना बंद कर दोगे। इतने बैक्टीरिया यहां पे, हालांकि तुम लोग खुद एक टाइप के बैक्टीरिया हो, है ना? इतने यहां पे बैक्टीरिया है बेटा कि गलती से भी अगर तुम्हारे कांटेक्ट में आ गए, तुम्हारे क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते, राइट? तो एक क्वेश्चन आता है, सर यहां हम बैठे हैं तो क्या हमारे कांटेक्ट में नहीं है? 100% तुम्हारे कांटेक्ट में है, फिर भी तुम बीमार नहीं हो रहे हो। उसका एक ही रीजन है बेटा, हमारी इम्यूनिटी इन पैथोजन से हर समय लड़ रही है, इसलिए अपन ठीक ठाक सही सलामत है। क्लियर है? एनसीईआरटी ने इम्यूनिटी में लिखा भी है बेटा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजन और डिजीज को क्या नाम देते हो? इम्यूनिटी। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस स्टेट, बट ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज। इतने लोगों से मिलने के बाद भी, इतने पैथोजेनिक इंफेक्शन डेली मिलते हैं, फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते। उसका एक ही रीजन है बेटा, हमारी बॉडी में हर समय क्या है बेटा? इम्यूनिटी बनी हुई है। क्लियर? तो आपसे इम्यूनिटी की जब डिफिनेशन पूछी जाएगी, सिर्फ आपको एक आंसर देना है, क्या है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी, राइट? वो भी किसके अगेंस्ट बेटा? पैथोजन के अगेंस्ट। अब ध्यान से देखो, जब भी कोई नई बीमारी लॉन्च होती है, कभी भी आप देखना, जितने बड़े लोग होते हैं जो महलों में रहते हैं या बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उन्हीं को होती है।
ये गरीबों को कभी लॉन्च नहीं होती इनके लिए, जो नाले के बगल में अपना फुटपाथ लगा के रहते हैं ना, आप देखना उनको कोई भी बीमारी नहीं होती। जैसे अभी गर्मी आ रहा है, सबसे ज्यादा देखना तुम डेंगू और मलेरिया, ठीक है, टाइफाइड, कॉलेरा, ये कॉमन बीमारियां होती हैं, हर साल ये होती हैं। कुछ नहीं तो डेंगू और मलेरिया बिल्कुल कॉमन होती है, और हर समय पूरे हॉस्पिटल में बेटा लाइन लगी रहती है ऐसे पेशेंट की। आप कभी भी देखना नाले के बगल जितने लोग जिनका कोई घर नहीं होता, फुटपाथ पे कहीं भी रह लेते हैं, वो रात में जब कभी तुमको सोते हुए मिले फुटपाथ पे, कभी देखना पूरी बॉडी पे उनके मच्छर ही बैठे रहते हैं बेटा, और कुछ नहीं रहते। लेकिन उनको कभी जिंदगी में ना तो डेंगू मलेरिया जैसे कोई चीज नहीं होती, इवन मच्छर काटने के 1 घंटे बाद खुद ही मर जाता है बेचारा। तो एक चीज बताओ, क्यों वो नहीं बीमार पड़ते, नॉर्मल लोग हमेशा बीमार पड़ जाते हैं? उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। एक चीज बताओ, तुमने उनको बूस्टर डोज दिया है? तुमने दिया है? ये करी ना दिए है ना? देखो उनकी सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी इतनी डेवलप इसलिए हो गई है, उनको मच्छरों ने इतना काटा है कि उनके अंदर उसके अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। ये गजब लोग हैं यार ये लोग। भाई हमें गर्मी लग रही है। नहीं नहीं, ये कोई बात थोड़ी ना हुई भाई, वेंटिलेशन पूरे क्लास में चाहिए। चल बे, हाँ ठीक है। भाई देखो उनको बुरा लग रहा था क्योंकि सिर्फ उन्हीं का पंखा चल रहा था, इसलिए उनको बुरा लग रहा था। अब खुश हो? चलो ये सारे लोग ऐसे ऐसे करने लगे, कौन सी ऐसी ठंडी आ गई है रे? नहाते हो तुम लोग डेली? हैं? लो बैठे रहो ऐसे अन्ना भैसन की तरह, ठीक है। सुनो देखो भाई, जितने लोग नाले के बगल रहते हैं उनको नहीं हुआ डेंगू, न तो मलेरिया हुआ, तुमको हो गया। उसका रीजन उनकी इम्यूनिटी आपसे बेटर है। क्लियर है? तो आज से बेटा हाथ धो के खाना खाना बंद। अब आज से कहां रहना शुरू करोगे? नाले में। स्विमिंग करने जाते हो कभी? लेकिन तुम लोग स्विमिंग पूल में जाते होगे, नाले में स्विमिंग करो, बड़ा मजा आता है। देखो स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप नाले में स्विमिंग करेंगे यू गॉट सरप्राइज, चिप्स के पैकेट मिलेंगे, है ना, कभी किसी घर के बर्तन धोने वाले का सामान मिलेंगे। तो अगर आप वहां रहेंगे बेटा तो आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होती जाएगी। तो एक चीज बताओ, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है या वीक करना है? स्ट्रांग करना है ना। तो आज से याद रखना, नाले का पानी खाना शुरू। अच्छा तू खाती भी है, तेरी शकल पे लिखा है ना? बताओ भुक्कड़ लोग हमेशा खाने पीने की बात करती रहती है। आज भी कुछ अच्छा मिला था? सर क्या मालूम, पिछले 10 दिन से भूखे मर रहे हैं फुटपाथ पे। सुनो, जब अपन इम्यूनिटी की बात करें बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस याद रखना, जितनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी आप डेवलप कराओगे उतना ज्यादा आपको डिजीज होने के चांसेस कम होते जाएंगे। ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है बेटा, 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है। आ जाओ 1 बाय 1 समझते हैं। जो हमारी इम्यूनिटी होती है बेटा, एक तो अपने को गिफ्ट में मिलती है, जो बाई बर्थ आती है बेटा, राइट, उसको अपन क्या नाम देते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी नाम देते हैं। अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, इस इन्नेट इम्यूनिटी के कई सारे नाम होते हैं बेटा। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब जो इम्यूनिटी अपनी बॉडी में बाई बर्थ प्रेजेंट होगी, इसको आप क्या नाम देंगे? इन्नेट इम्यूनिटी नाम देंगे। लेकिन इसी इन्नेट इम्यूनिटी को हमारी कुछ बुक वाले लिखते हैं कंजेनाइटल इम्यूनिटी। कंजेनाइटल इम्यूनिटी का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में जेनेटिकली प्रेजेंट होती है इम्यूनिटी, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? कंजेनाइटल इम्यूनिटी नाम देते हैं। और या इसी को अपन नाम देते हैं बेटा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी? उसका रीजन है क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी में पैथोजन आएंगे सबको किल करने के लिए हमारी बॉडी सेम एक्शन लेती है, इसीलिए उसको नाम देते हैं बेटा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्लियर? लेकिन एक दूसरी आती है बेटा हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आ जाओ, जब अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है आफ्टर द बर्थ।
जो आप इन्वायरमेंट से इम्यूनिटी को एडॉप्ट करते हैं उसी को आप क्या नाम देते हो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम देते हैं। और एक चीज बताओ, अगर आप इन्वायरमेंट में आ गए तो जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करते जाओगे वैसे वैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी। इसी को आप क्या नाम देते हो, एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी नाम देते हैं। या इसी एडॉप्टिव इम्यूनिटी को एक और नाम देते हैं बेटा, स्पेसिफिक इम्यूनिटी नाम देते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए क्योंकि जैसा पैथोजन आएगा बेटा उसको किल करने के लिए अपन उस तरह की एंटीबॉडी भी डेवलप करवाएंगे। ऐसा नहीं कि हर एक पैथोजन के लिए सेम एक्शन लिया जाएगा, जैसे जैसे पैथोजन चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे उनको किल करने का प्रोसेस भी चेंज होता जाएगा। इसी को आप नाम देते हो एक्वायर्ड एडॉप्टिव या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी नाम देते हैं। क्लियर? अच्छा इसको समझते हैं बेटा। ये जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है अपनी एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब ये क्या होती है बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी? आज इसके बारे में समझते हैं। देखो, जब हम किसी भी होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करे आफ्टर एंट्री ऑफ एंटीजन, उसको अपन नाम देते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक चीज बताओ, अगर अपने को इन्फेक्शन हो जाए, अगर ये हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाए तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाएगी। तो एक चीज बताओ, हमारी इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाया या अपन बाहर से लेके आए? हमारी इम्यून सिस्टम ने बनाया, तो इसको आप क्या नाम दोगे बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में एंट्री किसकी होगी हर समय बेटा, एंटीजन की एंट्री होगी। कौन है ये? देखो, एक्टिव इम्यूनिटी जब भी आपको बोला जाए हमारी बॉडी में पैथोजन एंट्री हुआ या फिर माइक्रोब्स की एंट्री हुई या बैक्टीरिया की एंट्री हुई, वायरस की एंट्री हुई, हर केस में सिर्फ एंट्री किसकी होती है बेटा, एंटीजन की एंट्री होती है। और एंटीजन की एंट्री के बाद हमारी बॉडी खुद ब खुद क्या बनाने लगे, एंटीबॉडी बनाने लगे, तो इसको आप क्या नाम दोगे, एक्टिव इम्यूनिटी नाम देंगे। तो ये जो हमारे एक्टिव इम्यूनिटी होती है बेटा, ये दो टाइप की होती है, एक होती है अपनी नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। अब ध्यान से देखना बेटा, जब अपन नेचुरल इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक चीज बताओ, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाए, उसके वजह से हमारी बॉडी में इंफेक्शन हो जाए बेटा, तो इंफेक्शन होने के बाद इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होगा या नहीं डेवलप होगा, डेवलप होगा। तो एक चीज बताओ, आपने इम्यूनिटी डेवलप करवाई या हमारे पैथोजन की एंट्री के बाद सेल्फ हमारा इम्यूनिटी डेवलप हुआ, सेल्फ डेवलप हुआ। पैथोजन की एंट्री के बाद हमारी इम्यून सिस्टम ने खुद ब खुद क्या बना दिया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी। तो ये इम्यूनिटी हमारी नेचुरली डेवलप हुई है, इसलिए इसको नाम देते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम देते हैं। क्लियर है? लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय हमारी बॉडी में नेचुरल एंटीजन की एंट्री हो या पैथोजन आए। हम उसको आर्टिफिशियली भी तो अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसका एग्जांपल होता है बेटा अपना वैक्सीन। देखो, जब आप वैक्सीनेशन करवाते हो ना, तो वैक्सीन के केस में अपन इंटर करते हैं बेटा अपनी बॉडी में एंटीजन। जैसे आपने अभी कोविड का वैक्सीन लिया, आ जाओ, अपनी बॉडी में क्या एंट्री करवाई बेटा आपने, एंटीजन की एंट्री करवाई। जैसे आपने कोविड की वैक्सीन ली, एंटीजन की एंट्री करवाया, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने क्या बनाया, एंटीबॉडी बनाया, राइट? और एंटीबॉडी बना के स्टोर कर लिया। गलती से जिस दिन कोविड वायरस हमारी बॉडी में इंटर करेगा, ये एंटीबॉडी इसको क्या करेगी बेटा, कुत्ते की मौत मारेगी। क्लियर है? इसको हमारी एंटीबॉडी बेटा कुत्ते की तरह मारेगी। अब एक चीज बताओ, हमारी इम्यूनिटी ने खुद ये एंटीबॉडी बनाया था या आपने जबरदस्ती बनवाया था, जबरदस्ती बनवाया था, बाहर से आपने दिया था बेटा। इसको नाम देते हो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम देते हैं। क्लियर है? ठीक इसी तरह बेटा हमारी जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, ये पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, एक होती है अपनी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये क्या होता है, आ जाओ समझते हैं बेटा। देखो, नेचुरल का मतलब, पहली चीज, जब एंटीजन की एंट्री हो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए, तो होगी हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जरूरी नहीं है हर डिजीज के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना ही ले।
क्लियर। तो अपन क्या करेंगे बेटा, कुछ एंटीबॉडी बनी बनाई इंटर करवाएंगे अपनी बॉडी में, इसको आप क्या नाम दोगे, पैसिव इम्यूनिटी। एंटीजन की एंट्री हो तो एक्टिव इम्यूनिटी, और एंटीबॉडी की एंट्री हो तो पैसिव इम्यूनिटी। तो जब अपनी बेटा पैसिव इम्यूनिटी की बात करोगे, जब एंटीबॉडी इंटर करेंगे, तो ध्यान से देखो, नेचुरल एंटीबॉडी भी तो हमारी बॉडी में आती है कुछ। जैसे एक आप एग्जांपल की बात करें बेटा, आईजीए एंटीबॉडी, याद करो मदर के कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट था। मदर के कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी नेचुरली मिलती है या प्री फॉर्म लेके आते हैं, नेचुरली मिलती है बेटा। तो ये नेचुरल हमारी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुई। और एक होती है बेटा आईजीजी एंटीबॉडी, याद करो बेटा मदर से प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए एम्ब्रियो के पास जो एंटीबॉडी पहुंची थी वो आईजीजी एंटीबॉडी थी, याद आ रहा है। तो ये दो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में तो नेचुरली आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर समय हमारी बॉडी में एंटीबॉडी नेचुरली आ जाए, अपने को बाहर से भी एंटीबॉडी लेनी पड़ती है। आज एग्जांपल की बात करें, जैसे एक आता है बेटा एंटी रेबीज सीरम। आपको कुत्ते ने काट लिया बेटा, राइट, कुत्ते के काटने के बाद हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, हमारी इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगती है। क्लियर। आपको बेटा डॉग ने बाइट किया, आपकी इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगेगी, तब तक इसका एंटीजन आपकी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। क्लियर है। इसलिए वो हमारी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करे, आप बाहर से बेटा प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी लीजिए और अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराइए, जो कि एंटी रेबीज सीरम को, एंटी रेबीज सीरम ये क्या करेगा बेटा, रेबीज को किल कर देगा। क्लियर है। तो आर्टिफिशियल में अपन क्या लेके आएंगे बेटा, पहले से बनी बनाई क्या लेके आओगे, एंटीबॉडी लेके आएंगे या फिर रेडीमेड एंटीबॉडी लेके आएंगे। दूसरी आती है बेटा एंटी स्नेक वेनम। आपको स्नेक ने बाइट किया, तो देखो स्नेक ने बाइट किया, इसकी इम्यूनिटी बन सकती है हमारी बॉडी में, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। अगर अपने को नाजा ने बाइट किया, ज्यादा नहीं, उसका जो पॉइजन है अपने को 60 डेज का टाइम दे दे, 60 डेज का, फिर अपन अब जिंदगी में नहीं मरेंगे बेटा। उसके बाद नाजा तुम पकड़ के ले आओ, तुम उसको बाइट कराओ, अपने आप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी हमारी बॉडी बना चुकी है। लेकिन एंटीबॉडी डेवलप होने में टाइम लगता है 10 से 15 दिन का मिनिमम। ठीक है। अब पता चलेगा आपको नाजा ने बाइट किया, 6 घंटे में आपकी कहानी खत्म होने वाली है, आप कह रहे हो रुको 15 दिन हमारे अंदर एंटीबॉडी बनेगी, बच पाओगे नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, बाहर से बनी बने एंटीबॉडी ले आओ, अपने बॉडी में घुसोड़ो, बच जाओगे। क्लियर। एक होती है बेटा एंटी डिप्थेरियल सीरम, एक होती है बेटा एंटी टिटनस सीरम। एंटी टिटनस सीरम, टिटनस भी तो होता है, आपने देखा होगा किसी भी बेटा आपके मेटल से आपको अगर कट लग जाए तो आप क्या करते हैं बेटा, टिटनस अपनी बॉडी में घुसोड़ते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं बेटा, बनी बनाई जब आप एंटीबॉडी अपनी बॉडी में लेके आओगे, वो होगी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और अगर नेचुरल एंटीबॉडी हमारी बॉडी में आ जाए तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी की एंट्री हो तो पैसिव इम्यूनिटी, और सिर्फ एंटीजन की एंट्री हो तो एक्टिव इम्यूनिटी होगी। क्लियर। आज स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी इन्नेट इम्यूनिटी की कहानी। चलो, क्या बताया मैंने, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है बेटा, ये बाई बर्थ प्रेजेंट होती है, जेनेटिकली प्रेजेंट होती है। कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है बेटा, नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि हमेशा सेम एक्शन लेंगे चाहे जो पैथोजन आ जाए। क्लियर है। तो अगर अपन बात करें बेटा, ये 4 टाइप्स की अपनी बॉडी में बैरियर प्रोवाइड करती है, और ये बैरियर कौन कौन से हैं, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। पहली जो हमारी बैरियर आएगी वो बैरियर है बेटा फिजिकल बैरियर। फर्स्ट बैरियर अपनी जो है बेटा वो है अपनी फिजिकल बैरियर। आ जाओ, फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई पैथोजन, कोई माइक्रोब्स, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारी बॉडी में इंटर करे, उसको अपन फिजिकली रोकने का काम करेंगे, उसी को क्या नाम दोगे आप, फिजिकल बैरियर नाम देंगे। क्लियर है। तो यहां पे फिजिकल बैरियर, हमारी पहली फिजिकल बैरियर कौन होती है बेटा, स्किन होती है।
पहली हमारी फिजिकल बैरियर कौन सी होती है? स्किन होती है। याद करो बेटा, जब हम लोगों ने स्किन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था तो हमने बताया था हमारी जो मेन फिजिकल बैरियर होती है वो कौन होती है? स्किन होती है। क्योंकि स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बेटा, जिसको अपन नाम हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम कैसी होती है? डेड होती है। अब एक चीज बताओ, आपकी स्किन के लिए डेड सेल है, क्या इसके ऊपर कोई पैथोजन की ग्रोथ हो सकती है क्या? बोलो यार, पैथोजन की ग्रोथ नहीं हो सकती। और साथ ही साथ बेटा, हमारे स्किन का जो पीएच होता है वो 3 to 5 होता है, एसिडिक करेक्टर होता है, तो यहां पे पैथोजन सरवाइव वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो स्किन हमारी जो होती है बेटा, मेन फिजिकल बैरियर होती है जो कि एंट्री ऑफ पैथोजन को प्रिवेंट करती है। क्लियर है? स्किन के बारे में मैंने बताया, सबसे पहली मेन फिजिकल बैरियर है, और दूसरी चीज हमारी जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको अपन नाम देते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये कैसी होती है बेटा? डेड होती है, जिसके वजह से यहां पे बैक्टीरिया, पैथोजन, माइक्रोब्स या वायरस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। स्किन की जो पीएच होती है कितनी होती है? 3 to 5 होती है, इसके वजह से यहां पैथोजन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो स्किन कौन सा बैरियर है बेटा? हमारा फिजिकल बैरियर। और स्किन के बाद जो दूसरी हमारी फिजिकल बैरियर होती है बेटा, वो होती है अपनी म्यूकोसा। हैं? क्या बोलना जोर से? और नहीं हो पाएगी ग्रोथ, सेल डेड है ना बेटा, तो डेड सेल पे कैसे ग्रोथ करा पाओगे उनकी? क्योंकि वह न्यूट्रिशन ही उनको नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है? कौन सी बीमारी? बोलना। अबे यार, रिंगवर्म की बात कर रहा है। रिंगवर्म ऐसे नहीं होता है, तुम उसको कंडीशन देते हो, जब हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर देते हो तब उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। क्लियर? आ जाओ, देखो म्यूकोसा की बात करें बेटा, अब याद करो हम लोगों ने एक डायग्राम पढ़ा था डाइजेशन में, आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा, इसके अंदर क्या थी हमारी? मस्कुलैरिस, याद आ रहा है? और मस्कुलैरिस में दो दो लेयर थी, कौन कौन सी? एक थी सर्कुलर और एक थी लॉन्गिट्यूडनल, याद आ रहा है? आउटर लेयर सेरोसा, उसके बाद मस्कुलैरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा, और अंदर की तरफ म्यूकोसा। याद आया? ये जो म्यूकोसा होती है बेटा, इस म्यूकोसा के अंदर क्या प्रेजेंट थी हमारी? ल्यूमेन। कुछ याद आया? ये अपन ने डाइजेशन के टाइम पे पढ़ा था। अब ध्यान से देखो, ये जो म्यूकोसल लेयर होती है, ये म्यूकोसल लेयर भी हमारी फिजिकल बैरियर बनाती है। अब कैसे बनाती है, आ जाओ समझते हैं। इस म्यूकोसल लेयर पे बेटा हमारी दो दो सेल प्रेजेंट होती है, एक तो प्रेजेंट होती है म्यूकस सेल और एक प्रेजेंट होती है हमारी सीलिया। एक होती है म्यूकस सेल और एक क्या होती है बेटा? सीलिया। याद करो म्यूकस सेल के बारे में क्या बताया था? म्यूकस सेल क्या सिक्रेट करती है बेटा? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ये क्या सिक्रेट करेगी? म्यूकस का सिक्रीशन करेगी। और सीलिया याद करो क्या काम करता है बेटा? एक डायरेक्शन में किसी भी चीज का मूवमेंट करवाता है। तो ये क्या करेगा बेटा? किसी भी पैथोजन को प्रोपेल आउट करने का काम करेगा। ध्यान से देखना, ये रही बेटा हमारी एक ल्यूमेन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जो आपको नाम लेना है ले लो। और ये जो अपने लेयर है, ये है म्यूकोसल लेयर, राइट? यहां पे जैसे ही पैथोजन इंटर करेंगे, ये म्यूकोसल सेल क्या करेंगी? यहां से म्यूकस का सिक्रीशन करना शुरू कर देंगी। और ये जो म्यूकस होगा बेटा, ये पूरे के पूरे माइक्रोब्स को चारों तरफ से क्या कर लेगी? इंट्रैप कर लेगी। इसकी चारों तरफ से कोटिंग कौन बना देगी? हमारी म्यूकस बना देगी। और जैसे ही म्यूकस इसकी कोटिंग बनाएगी बेटा, सीलिया लात मार के इनको कहां लेके जाएगी बेटा? बाहर लेके जाएगी। क्लियर है? आपको क्या होता है, कभी भी आपने देखा कॉमन कोल्ड होता है जब, तो कॉमन कोल्ड के केस में आपने देखा है बेटा म्यूकस या कफ बहुत ज्यादा निकल के आता है, पता चला नाक भरी या वो तुमने नहीं निकाला है। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो सर ये जो नाक बहती है, सुबह शाम टिश्यू लेके पोंछते रहते हैं, या फिर थोड़ा सा माहौल बना तो जीभ से ऊपर खींच देते हैं ऐसे, तो वो क्या होता है बेटा? तुमको क्या लग रहा है? अगर म्यूकस बन रही है तो आपकी इम्यून सिस्टम इफेक्टिवली वर्क कर रही है। क्लियर भाई? पैथोजन गया है, उसको बाहर निकालने का वो कोशिश कर रही है, इसलिए बार बार म्यूकस का सिक्रेशन करके इनको इंट्रैप कर रही है और सीलिया इनको निकाल के बाहर निकाल रही है।
क्लियर है? तो ये होती है बेटा हमारी कौन सी फिजिकल बैरियर, एक स्किन और म्यूकोसा। तो म्यूकोसा मैंने बताया बेटा कि जितने भी हमारी म्यूकोसल इपिथेलियम होती है, लाइनिंग, चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो, चाहे हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हो, सब में जो म्यूकोसल सेल प्रेजेंट होगी वो म्यूकस सिक्रीशन करेंगी और सीलिया भी होगी। म्यूकस क्या करेगी बेटा, पूरी कोटिंग बनाएगी हमारे माइक्रोब्स की, और जो सीलिया है बेटा इसको प्रोपेल आउट करके बाहर करेंगी। राइट, ये किसका काम होता है, हमारे म्यूकोसा का काम होता है। स्किन और म्यूकोसा के बाद नेक्स्ट हमारी जो बैरियर आती है बेटा, वो दूसरी बैरियर आती है फिजियोलॉजिकल बैरियर। पहली आई फिजिकल बैरियर और दूसरी आती है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ध्यान से देखो, पहली बार अपने पैथोजन को बेटा रोकने की कोशिश की, अब अगर फिर भी पैथोजन नहीं रोक पाए, हमारी बॉडी में इंटर कर गए, तब अपन क्या करेंगे बेटा, अब हमारी बॉडी अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करना शुरू करेगी। हमारी एनसीईआरटी लिखती है बॉडी क्रिएट एडवर्स एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए उसके अगेंस्ट क्या बनाने लगेगी, एनवायरनमेंट बनाने लगेगी। क्लियर? तो सबसे पहला काम हमारी बॉडी क्या कराएगी बेटा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगी, जिसके वजह से आपको क्या होगा बेटा, फीवर होगा। अब एक चीज बताओ, फीवर के केस में बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या आपको लग रहा है कोई पैथोजन ग्रोथ कर पाएगी क्या? नहीं, कोई भी पैथोजन माइक्रोब्स गई उसकी क्या हो जाएगी, किलिंग हो जाएगी। क्लियर? अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से भी वो पैथोजन की किल नहीं हुई तो कोई बात नहीं बेटा, अब नेक्स्ट आएगा हमारा, इसमें हेल्प करेगा पीएच। अब याद करो, पीएच आपने पढ़ा है, एक तो हमने पीएच बताया था ओरल कैविटी का पीएच, याद करो कितना था ओरल कैविटी का पीएच, 6.8। एक हमने बताया था स्टमक का पीएच, कितना बताया था बेटा, 1.8 से लेकर 2.5 तक। और एक बताया था बेटा हमने आपको वेजाइना का पीएच, याद है कितना था ये बेटा, 3 to 5 था। क्लियर? गलती से स्किन और म्यूकोसा ने बेटा पैथोजन को नहीं रोक पाए, हमारी बॉडी में इंटर कर गए, तो ऐसे में बेटा अब ये जो हमारी पीएच है बेटा, जो एसिडिक पीएच है, ये एसिडिक पीएच पैथोजन को किल करने का काम करेंगी। क्लियर है? तो एक चीज बताओ, इसमें हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी तो फंक्शन कर रही है। भाई एक चीज बताओ, स्टमक में अगर हमारे ज्यादा माइक्रोब्स आ गए तो ज्यादा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होगा, एसिडिटी ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से पैथोजन की किलिंग हो जाएगी। तो बॉडी ने क्या किया बेटा, अपनी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी को चेंज करना शुरू किया। इसको नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। एक पीएच, दूसरा फीवर, और एक होता है बेटा इसी में सिक्रीशन। आ जाओ, इसी फिजियोलॉजिकल बैरियर में एक और होता है बेटा सिक्रीशन। अब ध्यान से देखो, जब सिक्रीशन की बात करें, हमारी बॉडी सेल्स जो भी सिक्रीशन करती हैं, जैसे आपका सलाइवा हो गया बेटा, या फिर टीयर हो गया, या फिर सीबम हो गया, या फिर और कुछ बचा, स्वेट हो गया, ये जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी सिक्रीशन होती है हमारी बॉडी सेल्स की, इन सभी के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट प्रेजेंट होते हैं। याद करो, लाइसोजाइम थायोसाइनेट के बारे में मैंने डाइजेशन में क्या बताया था, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं। तो गलती से बेटा जब स्किन और म्यूकस नहीं रोक पाई पैथोजन को, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर काम आना शुरू हुए। क्लियर? आप कभी भी एक चीज देखना, जब कभी आप बाइक ड्राइविंग करो या कार पे आप बैठे हो, जब स्पीड ज्यादा होती है, वो भी बिना आप सनग्लासेस के या बिना स्पेक्स के बैठे हो, तो आप देखना आपके बेटा आई से बहुत तेजी से बेटा टीयर निकलना शुरू हो जाता है। उसका रीजन, पैथोजन बहुत तेजी से आपकी बॉडी पे अटैक कर रहे होते हैं उस समय, क्योंकि जब आप स्पीड में जा रहे हो बेटा, पैथोजन धड़ाधड़ हमारी आंखों पे टकरा रहे हैं, और यहाँ की जो इपिथेलियल म्यूकोसा है वो ये बर्दाश्त कतई नहीं करेगी कोई पैथोजन हमारी आईज को क्रॉस करे। तो इसलिए बेटा टीयर का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है। टीयर का सिक्रीशन ज्यादा तो लाइसोजाइम और थायोसाइनेट भी ज्यादा। लाइसोजाइम थायोसाइनेट जाना तो एक चीज बताओ, पैथोजन की ग्रोथ हो पाएगी, किलिंग हो जाएगी, किलिंग हो जाएगी। क्लियर? एक चीज बताओ, क्या किसी में हमने किसी स्पेसिफिक पैथोजन का नाम लिया अभी तक? नहीं। सीधा सीधा इन्नेट इम्यूनिटी कभी भी पैथोजन स्पेसिफिक
होती ही नहीं है। चाहे जो पैथोजन लेके आओ सबके लिए सेम एक्शन लिए जाएगा, इसीलिए इसको नाम देते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी नाम देते हैं। राइट, नेक्स्ट आती है बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर के बाद इन्नेट इम्यूनिटी में तीसरी बैरियर आती है अपनी सेलुलर बैरियर। आ जाओ, जब अपन सेलुलर बैरियर की बात करते हैं बेटा, तो ये सेलुलर बैरियर में पहले हमारी आती है फैगोसिटिक सेल। अब देखो सेलुलर बैरियर का मतलब होता है बेटा कि हमारी सेल्स यहां पे इम्यूनिटी को बचाने का काम करेंगी। जब हमारी बॉडी की सेल्स इम्यूनिटी को बचाने की कोशिश करें या हमारी हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करें, इसको आप क्या नाम दोगे? सेलुलर बैरियर नाम देंगे। और सबसे पहले इसमें आती है हमारी फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक सेल कौन कौन सी हमने बताई थी, नाम बता सकते हो क्या? एक तो हमने बताया था मोनोसाइट, याद आ रहा है? एक क्या बताया था बेटा? मैक्रोफेजेज। और एक हमारी बात हुई थी बेटा पीएमएनएल न्यूट्रोफिल, याद आ रहा है? क्या बताया था पीएमएल का मतलब? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्योंकि याद करो न्यूट्रोफिल मैंने बताया था हमारी ल्यूकोसाइट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की, एक ए ग्रेनुलोसाइट और एक होती है ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी थी बेटा? हमारी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी थी? बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो थी बेटा, न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस के 5 to 8 लोब्स प्रेजेंट थे, याद आ रहा है? न्यूक्लियस के 5 to 8 लोब्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। एक न्यूक्लियस के कई सारे लोब्स, तो नाम देते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट कैसी है बेटा अपनी? ए ग्रेनुलर है। और मैक्रोफेजेज आप जान ही रहे हो, हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी फैगोसाइटिक सेल होती है मैक्रोफेजेज होती हैं। अब देखो ये काम क्या करेंगी बेटा, जैसे हमारी बॉडी में कोई पैथोजन इंटर करेगा तो अपने को क्या होगा बेटा? इन्फेक्शन होगा। और इन्फेक्शन होते ही बेटा डब्ल्यूबीसी का काउंट हमारा बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब क्वेश्चन आता है सर डब्ल्यूबीसी का काउंट क्यों बढ़ेगा? याद करो डब्ल्यूबीसी क्या होती है बेटा? हमारी बॉडी के कमांडो सेल्स होती हैं। कोई भी पैथोजन आएगा उसको किल करने का काम करेंगी। तो एक चीज बताओ, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट कितना होता है? 6000 to 8000 पर एमएम क्यूब होता है। अगर आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन हुआ है और उस पैथोजन को हमारी बॉडी क्या कर रही है बेटा? किल करने की कोशिश कर रही है। क्लियर है? तो जब डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ेगा, ऐसे में बेटा हमारे जो इन्फेक्शियस एजेंट गए हैं उनकी क्या हो जाएगी बेटा? फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। ऐसे सेल को आपने क्या नाम दिया? फैगोसिटिक सेल नाम दिया। क्लियर है? अब देखो ये तो अपन ने जान लिया सर इतने टाइप की फैगोसिटिक सेल होती हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, सारी की सारी फैगोसिटिक सेल आपकी काम की नहीं है। क्लियर? एनसीईआरटी हमारी लिखती है जो फैगोसिटिक सेल होती हैं बेटा, वो दो मेन फैगोसिटिक सेल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा? दो मेन फैगोसिटिक सेल। एक होती है हमारी मैक्रोफेजेज और एक होती है न्यूट्रोफिल। तो क्वेश्चन आता है सर मोनोसाइट कहां गई? वहां तो आपने ऊपर लिखा है कि मोनोसाइट भी होती है। देखो जहां पे इंफेक्शन होगा वहां मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेज सारी की सारी सिक्रीट होके आएंगी। क्या बताया हमने? जब इंफेक्शन जिस साइट पे होगा उस साइट पे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेज तीनों सिक्रीट होके आएंगी। क्लियर है? लेकिन मोनोसाइट सिक्रीट होने के कुछ टाइम के बाद मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाता है बेटा मैक्रोफेजेज में। मोनोसाइट सिक्रीट तो हुई जहां पे इंफेक्शन हुआ है, लेकिन बाद में किस में कन्वर्ट हो गई? मैक्रोफेजेज में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है बेटा कि हमारी दो मेन फैगोसिटिक सेल होती हैं, मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल। एनसीईआरटी ने यह भी लिख रखा है बेटा मोनोसाइट लिबरेटेड एट साइट ऑफ इंफेक्शन बट लेटर वाज कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। सिक्रीट तो होगी लेकिन बाद में आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये मैक्रोफेजेज में। तो हमारी दो हुई फैगोसिटिक सेल, कौन कौन सी? मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल हुई है। कुफर सेल, अबे वो लीवर की फैगोसिटिक सेल है, ये पूरी बॉडी की बात हो रही है। ठीक है, आगे चले, आ जाओ।
नेक्स्ट आती है, अब ध्यान से देखो, सेलुलर बैरियर में एक अभी हमने पढ़ा है, कौन सा सेल पढ़ा है? फाइगोसेटिक सेल। दूसरा आता है बेटा नॉन फाइगोसेटिक सेल। आ जाओ, ये नॉन फाइगोसेटिक सेल क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। सेलुलर बैरियर का मतलब क्या बताया मैंने? हमारी बॉडी की सेल्स जाके क्या करेंगी बेटा? माइक्रोब्स को, पैथोजन को किल करने का काम करेगी, इसी को नाम दोगे सेलुलर बैरियर। क्लियर? चलो ध्यान से देखो, नॉन फाइगोसेटिक सेल जो होती है बेटा, एक हमारी सेल होती है जिसको अपन नाम देते हैं नेचुरल किलर सेल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? नेचुरल किलर सेल। ये जो नेचुरल किलर सेल होती है बेटा, ये होती है हमारी लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट सेल। अब देखो यहां पे तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। सर वहां पे आपने बताया था बॉडी फ्लूइड्स में कि लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलर होती हैं, दो टाइप की थी, बी एंड टी लिम्फोसाइट। हमारी जो लिम्फोसाइट होती है ना, सिर्फ बी और टी लिम्फोसाइट नहीं होती है बेटा, एक और लिम्फोसाइट होती है जिसको अपन नाम देते हैं नेचुरल किलर सेल। ये जो नेचुरल किलर सेल होती है, ये ए ग्रेनुलर ना होके कैसी होती है? ग्रेनुलर होती है। इकलौती ऐसी लिम्फोसाइट सेल है हमारी नेचुरल किलर सेल जो कि कैसी होगी बेटा? ग्रेनुलर होगी। इसके अलावा जितनी भी हमारी लिम्फोसाइट सेल होंगी सारी की सारी कैसी होंगी? ए ग्रेनुलर होंगी। और इसकी जो साइज होती है बेटा सबसे बड़ी होती है। अब इसका काम क्या होता है बेटा? आ जाओ समझते हैं। ये लो बेटा, ये रही अपनी नेचुरल किलर सेल, राइट। और ये जो नेचुरल किलर सेल हैं, एक चीज बताओ, मैंने कैसे बताया? ग्रेनुलर होंगी या ए ग्रेनुलर होंगी? ग्रेनुलर्स होंगी। इनकी पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा। और इनकी एक खासियत होती है बेटा, इनकी बॉडी में जगह जगह पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको अपन नाम देते हैं परफोरिन प्रोटीन नाम देते हैं। इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे बेटा यहां पे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन क्या नाम देते हैं? परफोरिन प्रोटीन नाम देते हैं। क्लियर? अब ये जो परफोरिन प्रोटीन्स होती हैं या फिर नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, इनके पास कोई भी पैथोजेनिक इंफेक्शन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। यानी जब भी कोई भी वायरस इंफेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल बॉडी में आएगी, वो सीधा किससे अटैच होगी बेटा? रिसेप्टर से आके अटैच होगी। क्लियर? अब हमने कहा हमारी बॉडी में कोई भी एक ट्यूमर सेल आ गया, चलो ये लो बेटा, एक हमने वायरस इंफेक्टेड सेल ले लिया या फिर इसी को अपने ट्यूमर सेल नाम दिया। और ये जो वायरस इंफेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल है, इसके पास ये है बेटा एंटीजन डिटर्मिनेंट रिसेप्टर। ये जो आपको किनारे किनारे पे रिसेप्टर नजर आ रहे हैं बेटा, ये क्या है? हमारे एंटीजन डिटर्मिनेंट रिसेप्टर प्रेजेंट है। इसको अपन नाम देते हैं पैराटोप, इसको नाम देते हैं इपीटोप। नाम पढ़ा होगा आपने एंटीबॉडी और एंटीजन का, पढ़े हो ना? अब ये क्या होगा बेटा? ये है हमारी टारगेट सेल जिसको अपने को क्या करना है? किल करना है। जैसे ही हमारी बॉडी में ऐसी कोई सेल नजर आएगी या वायरस इंफेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल, तो हमारी बेटा नेचुरल किलर सेल जाके उससे अटैच हो जाएंगी। अब एक चीज बताओ, ये रिसेप्टर इससे जाके अटैच होगा। जैसे ही बेटा ये रिसेप्टर अटैच होगा, यहां पे अटैचमेंट होने के बाद तुरंत की तुरंत नेचुरल किलर सेल सिक्रीट करेंगी बेटा परफोरिन। नेचुरल किलर सेल क्या सिक्रीट करेंगी बेटा? परफोरिन सिक्रीट करेंगी। और ये परफोरिन बेटा इस सेल में पहुंच के क्या क्रिएट कर देगी? पोर्स क्रिएट कर देगी। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी बेटा, इसको इसने क्या किया बेटा? पोर्स क्रिएट कर दिया। अब एक चीज बताओ, आपने किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पोर्स क्रिएट किया, आपकी बॉडी में बेटा भर भर के क्या भरा हुआ है बेटा? ब्लू है, पानी पानी। बोलो, ये वाटर कहां एंटर करेगा बेटा? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक चीज बताओ, सेल की मैक्सिमम साइज इतनी, इसके अंदर वाटर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा बेटा, ये सेल फट के फ्लावर हो जाएगी। और सेल फट के फ्लावर हो गई, आपका टारगेट क्या था? इस सेल को किल ही तो करना था। अब या तो इसकी आप फाइगोसाइटोसिस करवाओ, या तो आप इसको
किल करवाओ। तो जैसे ही बेटा परफोरिन इसके ऊपर पोर्स क्रिएट करेगी, यहां से एंट्री होगी बेटा किसकी, वाटर की, जिसके वजह से धीरे धीरे क्या होगी बेटा, इस सेल की स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग होने के बाद ये क्या कर जाएगी बेटा, बस्ट कर जाएगी। इसी को आप नाम देते हो नॉन फैगोसाइटिक सेल। याद रखना, फैगोसाइटोसिस नहीं किया हमने, फिर भी सेल की किलिंग हो चुकी है। इसी को नाम देते हो बेटा प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसको क्या नाम देते हैं बेटा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ नाम देते हैं, या इसी प्रोग्राम सेल डेथ को अपन नाम देते हैं बेटा एपोप्टोसिस। हमने बेटा इसको किल करने के लिए हमारी बॉडी ने छोटी छोटी प्रोग्रामिंग सेट की, नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट किया, तब जाके इसकी बॉडी पे पोर्स क्रिएट किए हैं अपन। क्लियर? इसी को नाम देते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, या इसी को नाम देते हो आप एपोप्टोसिस नाम देते हो। क्लियर है? ये कंप्लीट हुई बेटा हमारी सेलुलर बैरियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो बैरियर आती है वो है बेटा साइटोकाइन बैरियर। चलो, ये अपनी आखिरी बैरियर है बेटा इनेट इम्यूनिटी की। अब ध्यान से देखो, साइटोकाइन बैरियर हमारी एनसीईआरटी लिखती है वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट एंटीवायरल प्रोटीन, जिसको आप नाम देते हो इंटरफेरॉन। किसने सिक्रीट किया? वायरस इन्फेक्टेड सेल, नॉर्मल सेल ने नहीं सिक्रीट किया। क्लियर? ये हमेशा याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर तुमको यही में घुमा देगा थोड़ा सा। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करेगा क्या बेटा? एंटी वायरल प्रोटीन, जिसको आप क्या नाम दोगे? इंटरफेरॉन नाम देंगे। ये जो इंटरफेरॉन होता है बेटा 270 अमाइनो एसिड का बना हुआ होता है, और ये क्या करती है बेटा, यही इंटरफेरॉन जितने भी हमारे अनअफेक्टेड सेल होते हैं या जितने भी एडजेसेंट सेल होते हैं उनको फर्दर इंफेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और कैसे प्रोवाइड करता है, आ जाओ समझते हैं बेटा। ये लो, यहां पे हमने लिया एक छोटा सा वीरू सहस्त्र बुद्धि। वीरू सहस्त्र बुद्धि नहीं याद है तुम लोग को? वायरस बुड्ढा, ये रहा पड़ा वायरस। अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? तो वायरस कब से अच्छे लगने लगे? ये लो, एक हमने लिया वायरस, और ये वायरस आया और कहां घुसा? हमारी बॉडी में। अब ये मत पूछना सर कहां से घुसेगा, गलत बात। बॉडी में कई सारे छेद हैं, कहीं से भी घुस सकता है। ठीक है, आप रास्ता तो दो बेटा। ठीक है, आ जाओ। और हमारी बॉडी में कई सारे सेल्स भी प्रेजेंट है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है बेटा। ये लो, एक सेल और ये दूसरी से। ये लो, किसी को आम नजर आ रहा है, किसी को बीन नजर आ रहा है। अबे हर समय खाने पीने की बात क्यों करती है? उसको आलू नजर आ रहा है, तू अपनी बॉडी का साइज क्यों बता रहा है? तेरे से पूछा गया? तुमको पागल कुत्ते की गाड़ी उठा के ले जाएगी एक दिन, तेरी ऐसी हरकतें रही तो। और तो डेली डेली आगे मेरे से पूछता है जूलॉजी कैसे पढ़ना है, बॉटनी कैसे पढ़ना है। तेरी हरकतें आलू और सेम वाली रहेगी तो ऐसे जूलॉजी बॉटनी पढ़ेगा? है डेली पीछे पीछे लग जाएगा, सर जूलॉजी कैसे पढ़ना है? डेली पीछे लगा रहता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनको बोल दो ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, पीछा छोड़ देते हैं। ये तो एकदम चिपक गया है फेविकोल लगा के इतने सालों से। है तो ये क्लियर हो जा, मैं भी मेल हूं तू भी मेल है, ये पहले क्लियर हो जा। क्या पता है ऑफिस में, ऑफिस के बाहर, फिर उसके बाद मैसेज करेगा, सर क्या करे, कोई तरीका बताओ। डाउट पूछता हूं, बदतमीज कहेगा हर समय। अबे एक दिन हो गया तो एकदम पीछे ही पड़ गया है? ये क्लियर हो जाए, इसको बता रहे झंगोली आज कि सर भी हम लोग के जैसे कमीने हैं, बस शकल से शरीफ लगते हैं। बहुत दुष्ट है वे तो। आ जाओ, चलो ध्यान से देखो बेटा, ये अपनी नॉर्मल सेल है।
क्लियर है? इस नॉर्मल सेल, अब एक चीज बताओगे, सेल है तो सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, और खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, हर एक न्यूक्लियस में उसका क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल या उसका डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लियर? अभी दोनों के दोनों कैसे सेल हैं बेटा? नॉर्मल सेल हैं। क्लियर? इस वायरस ने अटैक किया बेटा इस सेल पे। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, वायरस ने इस सेल पे अटैक किया, इस पे नहीं अटैक किया है। जैसे ही इस पे अटैक करेगा, पहले एक चीज हमेशा याद रखना, वायरस जब भी अटैक करता है बेटा, हमेशा न्यूक्लियस को ही हाईजैक करता है, और वो कहीं काम करना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उसको जेनेटिक मटेरियल ही चाहिए, इसलिए यहां से सीधा पहुंचेगा बेटा हमारे डीएनए के पास। क्लियर? और जैसे ही पहुंचेगा इस डीएनए पे, यहां क्या करवाएगा बेटा? रेप्लिकेशन करवाएगा, और रेप्लिकेशन करवा के डीएनए से डीएनए बनाएगा, एक डीएनए से दो डीएनए बनाएगा, और फिर उस डीएनए का करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन, जिससे क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए का करवाएगा ट्रांसलेशन, क्या बनेगा? प्रोटीन, और उस ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनेगी बेटा, उसको अपन नाम देंगे एंटी वायरल प्रोटीन, जिसको नाम देते हैं अपन इंटरफेरॉन। क्लियर है? अब ये जो इंटरफेरॉन बनी है, इस इंटरफेरॉन के रिसेप्टर हमारी बॉडी में हर एक सेल पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो अपनी एंटीफेरॉन बनी है, सॉरी इंटरफेरॉन बनी है, जिसको एंटीवायरल प्रोटीन नाम दिया, इसके रिसेप्टर हमारे हर एक सेल में प्रेजेंट हैं बेटा। ये लो, इस सेल के पास भी हमारी क्या प्रेजेंट है? इंटरफेरॉन के रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब आ जाओ, इस एक चीज बताओ, इंटरफेरॉन बनी तो किस पे बनी? नॉर्मल सेल पे या वायरस इन्फेक्टेड सेल पे? वायरस इन्फेक्टेड सेल पे। ये सेल कैसी हो गई अपनी? वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गई। लेकिन एक चीज बताओ बेटा, ये हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल से इसने क्या बनवाया? इनहिबिटरी प्रोटीन, सॉरी इंटरफेरॉन प्रोटीन बनवा दिया, जो कि एंटीवायरल है। लेकिन ये सेल कैसी है अभी? अफेक्टेड या नॉर्मल? नॉर्मल सेल है। वेरी गुड। ये कैसी सेल है? नॉर्मल सेल। तो जैसे ही ये बेटा इंटरफेरॉन बनेगा, एंटीवायरल प्रोटीन, ये इंटरफेरॉन या एंटीवायरल प्रोटीन सीधा जाके किस पे अटैच होगी? इंटरफेरॉन के रिसेप्टर पे। ये लो, ये अपना इंटरफेरॉन यहां से आएगा और इस रिसेप्टर पे जाके क्या हो जाएगा बेटा? बाइंड हो जाएगा। और जैसे ही यहां पे इसकी बाइंडिंग होगी बेटा, एक चीज बताओ, एंटीवायरल प्रोटीन आया है, ये भी किसको मैसेज देगा? सीधा जाके हमारे डीएनए को। तो एक चीज बताओ, डीएनए को मैसेज मिलेगा तो डीएनए से क्या बनेगा? नया डीएनए, राइट? और फिर उस डीएनए का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, जिससे क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए क्या करेगी? ट्रांसलेशन कराएगी, और ट्रांसलेशन से क्या बनना चाहिए? आगे और प्रोटीन बनना चाहिए। लेकिन बेटा जैसे ही इनहिबिटरी प्रोटीन यहां पे इंटरफेरॉन आएगा, ये एक नई प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी बेटा, ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन। क्या बनाएगी ये? ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन बनाएगी। डीएनए से डीएनए भी बन गया, एमआरएनए भी बन गया, लेकिन एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएगी। जब एमआरएनए से प्रोटीन ही नहीं बन पाएगी, आपको लग रहा है इस सेल को कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। और ऐसे बेटा सारे सेल हमारे क्या बनाते चले जाएंगे? ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन, जिसके वजह से हमारी सारी की सारी सेल फर्दर इंफेक्शन से क्या हो जाएंगी? प्रोटेक्टेड हो जाएंगी। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये वायरल इंफेक्शन की बात हो रही है। अब ये मत समझना सर ऐसे तो एड्स होता होगा तब भी हम प्रोटेक्ट हो जाते होंगे, वहां मत समझना कभी ऐसा। एक्चुअली जब एड्स होता है तो उसमें टी हेल्पर सेल का नंबर धड़ 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 गिरता चला जाता है बेटा। 900 से हमारी बॉडी में 250 300 पे आ जाता है टी हेल्पर सेल, जिसके वजह से इंसान एड्स की वजह से कभी नहीं मरता बेटा, ग्रुप ऑफ डिजीज के वजह से कुत्ते की मौत मारा जाता है। ठीक है, इसलिए इस एज में अपने आप को संभाल के रखना रे। 15 से 24 ईयर के एज ग्रुप में कॉमन होता है, मैंने बढ़ाया भी था ये चीज, है ना। जिंगोली सोच रहा है मैं तो सर अफेक्टेड हो चुका हूं, अब क्या करूं है? चलो क्लियर हुआ साइटोकाइन बैरियर। बस इतनी थी हमारी पूरी की पूरी इनेट इम्यूनिटी। अब देखो यहां जितने आपने काम किए हैं, ये सारे के सारे काम बेटा हर एक पैथोजन के लिए करना है।
फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर, कोई भी पैथोजन आ जाए सबके लिए हम सेम एक्शन लेंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन आया, सर हम मान लेते हैं इतने प्रोसेस के बाद भी हम नहीं बच पाए, तब अब क्या होगा? अब आएगी बेटा हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो नेक्स्ट अपनी कौन सी इम्यूनिटी आएगी? अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगी। चलो एक चीज बताओ बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको कब बताया, क्या बताया आपको? एक चीज बताओ, बाई बर्थ होगी या आफ्टर द बर्थ हमारे बॉडी में आएगा? आफ्टर द बर्थ आएगा। ये लो, आफ्टर द बर्थ आप नेचर में आने के बाद इसको एडॉप्ट करेंगे? बोलो यार, इसी को आप क्या नाम देंगे बेटा? एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी नाम देंगे। कैसी होगी? स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक? स्पेसिफिक होगी बेटा, जैसा पैथोजन उसके अकॉर्डिंग अपन एक्शन लेंगे। क्लियर है? ये जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, इसके कुछ हमारे बेटा अपने खुद के पॉइंट होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है बेटा, इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। अब ध्यान से देखो, डाइवर्सिटी अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा है तो एक चीज बताओ, जितने टाइप के माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आएंगे, हर टाइप के माइक्रोब्स को ये रिकॉग्नाइज कर सकती है, राइट? तो हमारी एनसीईआरटी इसके लिए लिखती भी है बेटा, रिकॉग्नाइज करती है वास्ट वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मैक्सिमम वैरायटी को अपन पहचान सकते हैं बेटा। अब क्वेश्चन आएगा, फिर क्यों बीमार हो जाते हैं जब इतना पहचान लेते हैं? तो अब ये समझना, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपकी डेली मुलाकात हो रही है उनको तो ये पहचानता ही पहचानता है, राइट? कुछ कभी कभी नए भी मिल जाते हैं, उनको भी पहचानता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी आते हैं जिनको ये पहचान नहीं पाती है, जिसके वजह से बेटा अपन परेशान होते हैं या डिजीज होती है अपने अंदर। क्लियर? आ जाओ, पहली तो डाइवर्सिटी बहुत बड़ी होगी, ये रिकॉग्नाइज करेंगे बेटा वास्ट वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? दूसरी होती है बेटा कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये अपने और पराये का पहचान बड़े अच्छे से करती है। ये लो, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अब आ जाओ, एक चीज बताओ, अपना पराया तो जरूरी है पहचानना, नहीं पता चला अपनी की जगह तुम दूसरे की लेकर जूते खाओगे, है ना? अपनी पे नजर रखो, कभी कुछ नहीं बोलेगी, भले कितने भी गुस्सा हो वो। क्लियर? सुनो, अगर बेटा डिस्क्रिमिनेशन आपको करना आता है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में, तो यही तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी करती है। ये बेटा हमारी सेल्फ टिश्यू और फॉरेन टिश्यू को पहचान लेती है। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी की टिश्यू है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगेगी, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन सेल्फ के अगेंस्ट बनाती है। क्लियर है? हमारी एनसीईआरटी लिखती है, रिकॉग्नाइज करती है सेल्फ टिश्यू या बॉडी टिश्यू एंड फॉरेन टिश्यू एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देम। ये हमारी टिश्यू और बॉडी टिश्यू को पहचानती है, तब जाके एक्शन लेती है। याद करो हमने क्या बताया था जब हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा था? हमेशा एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है बेटा? फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट बनती है, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट नहीं बनती। और अगर सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगी तो कौन सी बीमारी होगी? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा। याद आ रहा है? आ जाओ बेटा, अब क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेशन हो गई। नेक्स्ट आती है अपनी तीसरी, आती है बेटा, ये मेमोरी पे बेस्ड होती है। अब मेमोरी बेस्ड कैसे होती है? आ जाओ समझते हैं। कभी घर में कुत्ता पाले हो? बड़ी मुसीबत है। नहीं, हमने नहीं पाला ये सब, ऐसी गंदी हरकतें मैं नहीं करता। चलो, घर में कुत्ता जिसके भी हो, कभी एक चीज देखना, जब हमारे घर में कोई रिलेटिव आता है, कोई भी नया इंसान आता है, उसके बेटा पूरे के पूरे बर्गर को सुझा देता है वो, अगर टाइम पे घर वालों ने उसको नहीं पकड़ा तो। क्लियर है? तो एक चीज बताओ, तुमको लग रहा है वो रिलेटिव कभी आएगा दोबारा तुम्हारे घर में? कभी नहीं आएगा, है ना? मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ जब भी कोई रिलेटिव है पकड़ दे, सुझा बर्गर, दोबारा दिखे ना हमारे घर में, है ना? देखो, पहली बार अगर कोई नया अनजान आदमी आपके घर में आया तो कुत्ता बेटा उसको काट खाएगा,
लेकिन सेकंड टाइम जब आएगा तब वो ऐसे हरकतें नहीं करेगा, क्योंकि ये उनको पहचानता है। क्लियर? बस यही होती है बेटा मेमोरी बेस्ड, राइट? पहली बार कुत्ते ने उनका बर्गर सुझा दिया, दूसरी बार छोड़ दिया, ये कौन करता है? हमारा कुत्ता करता है। मेमोरी हमारी इम्यून सिस्टम कैसी नहीं करती, पहली बार छोड़ देगी, दूसरी बार कहानी खत्म। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, व्हेन पैथोजन एंटर्स फर्स्ट टाइम इनसाइड द बॉडी, बॉडी टेक लॉन्गर टाइम टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू इट। यानी कि पहली बार पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी इम्यून सिस्टम को उसको पहचानने में टाइम लगेगा, और जब पहली बार पहचानने में टाइम लगेगा तब तो हम अफेक्टेड हो जाएंगे या बीमार पड़ जाएंगे। और पहली बार जब हमारी बॉडी में इंफेक्शन हुआ तो इसको आपने नाम दिया प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स नाम दिया। फर्स्ट टाइम अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम इसको पहचानने में टाइम लेती है, और जब पहचानने में टाइम लेगी तो एक चीज बताओ, किल करने में भी तो टाइम लगेगा, राइट? इसी को क्या नाम देते हो आप? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स नाम देते हो। लेकिन एक चीज बताओ, पहली बार पैथोजन आया, उसको किल तो हम करने में टाइम लग गया, लेकिन एक चीज बताओ, इसकी मेमोरी हमारी बॉडी में बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है? बन चुकी है, राइट? मेमोरी स्टोर्ड इन इम्यून सिस्टम, जो पहला एनकाउंटर हुआ है उसकी मेमोरी बन चुकी है। जैसे ही बेटा सेकेंड टाइम सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा, अब बॉडी यहां पे सोचेगी नहीं बेटा, उसको किल करके खत्म कर देगी। क्लियर है? पहली बार आया तो पहचानने में टाइम लगी, लेकिन उसकी मेमोरी बन चुकी है, और मेमोरी बनने के बाद व्हेन पैथोजन इंटर सेकंड टाइम इनसाइड द बॉडी, इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड किल द पैथोजन इमीडिएटली। इसी को नाम देते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स नाम देते हैं। मेमोरी बनने के बाद जो इम्यूनिटी आई उसको क्या नाम दिया? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स नाम दिया। और इसी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को अपन एक और नाम देते हैं बेटा, एन एमनेस्टिक इम्यून सिस्टम भी नाम देते हैं। तो क्या नाम देते हैं? एन इम्यूनिस्टिक इम्यून सिस्टम भी नाम देते हैं। अब आ जाओ, इसको एक छोटे से ग्राफ से समझते हैं, तब जाके आपको बेटर समझ में आएगा। ये लो, ये हुआ अपना पैथोजन, इस तरफ जब आगे बढ़ेंगे पैथोजन आएंगे, और इस तरफ हुई बेटा हमारी एंटीबॉडी। अब ध्यान से देखना, हमारी बॉडी में पहली बार कोई पैथोजन इंटर किया, ये लो, फर्स्ट टाइम कौन आया बेटा? फर्स्ट टाइम एंटीजन ए आया। अब एंटीजन ए का मतलब पैथोजन ही तो हुआ, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, माइक्रोब्स भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट टाइम हमारा कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर किया, तो एक चीज बताओ, इसको पहचानने में हमारी बॉडी को टाइम लगेगा, तो एंटीबॉडी जो होगी बेटा स्लोली 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 बनेगी और रुक जाएगी। क्लियर है? उसके बाद मुबारक हो, चलो पहली बार तो जैसे तैसे हम ठीक हो गए, लेकिन एक चीज बताओ, इसकी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है? बन चुकी है। अब क्या हुआ बेटा, इस पैथोजन की हरकत देखो, दोबारा फिर आ गया। सेकेंड टाइम कौन आया बेटा? अब एंटीजन ए आया। एक चीज बताओ, पहले भी एंटीजन ए आया था, आज भी कौन आ रहा है? अपना एंटीजन ए आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, अब बॉडी टाइम लेगी इसको पहचानने में? नहीं, इसकी एंटीबॉडी अपनी बॉडी में प्रेजेंट है बेटा। ये लो, तुरंत की तुरंत कहानी खत्म होगी यहां पे अब इसकी, राइट? पहली बार जो इम्यूनिटी आई बेटा, टाइम टेकिंग इम्यूनिटी थी, इसको आपने क्या नाम दिया? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन सेम वही एंटीजन या उसी पैथोजन कुछ टाइम के बाद आया, तो उसकी मेमोरी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट है, इसको तुरंत किल कर दिया गया, इसको नाम दिया गया सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स नाम दिया गया। लेकिन एक चीज बताओ, अगर बेटा फर्स्ट टाइम यहीं पे हमारी एक दूसरी एंटीजन आ जाए, तो एंटीजन बी आ जाए, तो अब क्या होगा? अब इसको पहचानने में टाइम लगेगा बेटा। क्लियर है? लेकिन अगर फिर से वही आया तो बहुत तेजी से इम्यूनिटी उठेगी और इसको किल कर देगी। क्लियर है? कुछ क्लियर हुआ अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी? अब आ जाओ, हमारी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, बोथ
primary immune response and secondary immune response is carried out by with the help of B lymphocyte and T lymphocyte. ये जितने भी आपकी कहानी चली है बेटा पूरी की पूरी, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की वजह से चल रही है. क्लियर? क्योंकि जो हमारी बी लिम्फोसाइट होती है बेटा, ये प्रोड्यूस करती हैं आर्मी प्रोटीन, जिसको क्या नाम देते हो आप? एंटीबॉडी नाम देते हैं बेटा. जो हमारी बी लिम्फोसाइट होती है वो प्रोड्यूस करती है आर्मी प्रोटीन, जिसको आप क्या नाम देते हो? आर्मी प्रोटीन नाम देते हैं. जबकि टी लिम्फोसाइट कभी भी बेटा किसी प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं करती है, लेकिन बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है बेटा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी में. क्लियर हुआ ये? आ जाओ इसी के थोड़ा सा आगे चलते हैं. नेक्स्ट आती है बेटा हमारी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी. अब आप बताओगे बेटा एनसीईआरटी ने इसको 2 पैराग्राफ में लिख रखा है, इसको अपन थोड़े से में ही समझ लेंगे. एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी. चलो अब आप बताओगे बेटा, मैंने आपको क्या बताया था? एक्टिव इम्यूनिटी के केस में हमारी इम्यून सिस्टम वर्क करेगी या बाहर से अपन हेल्प लेते हैं? हमारी इम्यून सिस्टम वर्क करती है. क्लियर? ये लो बेटा, ये क्या होगी बेटा? एक्टिवली कौन पार्टिसिपेट करेगी? पार्टिसिपेट होस्ट इम्यून सिस्टम. जब हमारी खुद की इम्यून सिस्टम क्या करे बेटा? एंटीजन की एंट्री के बाद क्या बनाने लगे? एंटीबॉडी बनाने लगे. तो कौन सी इम्यूनिटी होगी? एक्टिव इम्यूनिटी. लेकिन एक चीज बताओ बेटा, पैसिव इम्यूनिटी में क्या हमारी इम्यून सिस्टम वर्क करती है क्या? नहीं. हम क्या लेके आते हैं? बाहर से एंटीबॉडी लेके आते हैं. ये लो बेटा, ये क्या करेंगे अपन? रिसीव करेंगे बाहर, यानी रिसीव्ड पैसिवली. क्लियर? एक चीज बताओ, अगर अपने को एक्टिव इम्यूनिटी और ज्यादा बढ़ानी है तो क्या बढ़ा सकते हो? क्या बढ़ा सकते हैं यार? इन्फेक्शन करवाते चले जाओ बेटा बार बार. अरे जितना ज्यादा इन्फेक्शन होगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी उतनी ज्यादा डेवलप होगी. तो इंड्यूस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन्फेक्शन करवाते चले जाओ, या ज्यादा से ज्यादा किसका कांटेक्ट कराओ बेटा? इम्यूनोजन का. और इम्यूनोजन तो आप जानते ही हो किसको नाम देते हैं बेटा? वैक्सीन की. ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लो, आपकी इम्यूनिटी क्या होती जाएगी बेटा? डेवलप होती चली जाएगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी में क्या बनती जाएगी? एंटीबॉडी बनती जाएगी. यहां तो आप इम्यूनिटी को इंड्यूस कर सकते हो क्या? यहां पे आप इम्यूनिटी को इंड्यूस कर सकते हो क्या? कभी नहीं बेटा. यहां इम्यूनिटी तुरंत की तुरंत इफेक्टिव होती है और खत्म भी हो जाती है. राइट? ये क्या होगी बेटा? इफेक्टिव होगी इमीडिएटली. राइट? अब यहां की बात करो बेटा, एक चीज बताओ, एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी तुरंत बनती है या टाइम लगता है बनने में? टाइम लगता है. तो इसीलिए तो एनसीईआरटी लिखती है बेटा, इम्यूनिटी जो डेवलप होगी वो थोड़े टाइम के बाद डेवलप होगी. इम्यूनिटी डेवलप होती है बेटा आफ्टर लैग पीरियड, यानी कुछ समय के बाद आती है. लेकिन एक चीज बताओ, यहां पे इम्यूनिटी का क्या सीन रहेगा? थोड़े टाइम के बाद आती है, तत्काल आती है? तत्काल आती है बेटा. ये हमारी इम्यूनिटी तुरंत आती है, इमीडिएटली. याद रखना, अगर टाइम लेके यहां पे आपकी इम्यूनिटी इफेक्टिव हुई तो इंसान की कहानी खत्म हो जाएगी. पता चला स्नेक ने बाइट किया, अब यहां पे पता चला अपने स्नेक वेनम, एंटी स्नेक वेनम घुसेड़ा, 6 दिन के बाद वो ठीक होगा, तब तक उसके मोहल्ले वाले पूरे गांव में बता चुके होंगे तू मर गया रे. इम्यूनिटी डेवलप करने का क्या मतलब हुआ? क्लियर? एक चीज बताओ, एक्टिव इम्यूनिटी की केस में मेमोरी प्रेजेंट या एब्सेंट? बोलो. मेमोरी प्रेजेंट होती है. एक बार एंटीबॉडी बन गई, हर बार काम आएगी. यहां मेमोरी का क्या सीन होगा बेटा? एब्सेंट होगा. अगर मेमोरी, याद रखना, पैसिव इम्यूनिटी से बनती ना, तो बचपन में ही अपने को स्नेक से बाइट करा दिया जाता. स्नेक से बाइट करके एक अपने को एंटी स्नेक वेनम लगवा के छोड़ दिया था. अब जाओ पकड़ो स्नेक को, चल काट काट, कुछ नहीं होगा अपने को, क्योंकि हमने बचपन में एंटी स्नेक वेनम ले रखा है, जिसकी मेमोरी प्रेजेंट है. याद रखना, पैसिव इम्यूनिटी की मेमोरी हमारी बॉडी में कभी प्रेजेंट नहीं होती. क्लियर? एक चीज बताओ, अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो क्या एक्टिव इम्यूनिटी काम आएगी उसमें?
कभी नहीं बेटा। आपकी इम्यून सिस्टम वीक है तो एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी। तो हमारी जो बेटा एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये इम्यूनो डिफिशियंसी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल फॉर इम्यूनो डिफिशियंट होस्ट, राइट। लेकिन एक चीज बताओ, इसकी बात करो बेटा पैसिव इम्यूनिटी की, ये एप्लीकेबल है कि नहीं? 100%। सर इम्यूनिटी वीक है, कोई बात नहीं, हम बीमार पड़ेंगे इससे पहले हम ले लेंगे पैसिव इम्यूनिटी, अपन इससे पहले इंजेक्शन ले लेंगे। तो ये क्या है बेटा, अगर किसी की इम्यून सिस्टम वीक है तो पैसिव इम्यूनिटी काम में आएगी। सीधा सीधा एक्टिव इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक तरीका है, इन्फेक्शन कराते चले जाओ, वैक्सीनेशन कराते चले जाओ, एक्टिव इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी कभी भी बढ़ती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जब जरूरत होगी बेटा तो एक्यूट इन्फेक्शन के लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? हमारी एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी पूरी तरह से फिनिश।